नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होमगार्ड दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भी शामिल होंगे सीएम। तो शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम और इसी के साथ साथ विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होमगार्ड दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ शाम 5 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। और हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, क्या कुछ महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज लखनऊ में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम है 9:45 पे होगा, जो 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पे होगा। निश्चित तौर पर होमगार्ड दिवस के मौके पर कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम जो होमगार्ड विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, डीजी हैं, वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद 10 बजे का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर 10 बजे पहले पहुंचेंगे। जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा है उस वहां पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद जो अम्बेडकर अस्थि कलश परिसर है वहां पर एक कार्यक्रम होता है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 11 बजे के आसपास जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का शाम का एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो 5 बजे का है, लखनऊ में ही है। देखा जा रहा पिछले लगातार कई दिनों से मुख्यमंत्री जो नगर निगम वाले जिले हैं उनके दौरे कर रहे थे, वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे थे, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे थे। निश्चित तौर पर आज लखनऊ का नंबर, अब तक मुख्यमंत्री लगभग 8 जिलों का ऐसे जिलों का दौरा कर चुके हैं जो नगर निगम वाले जिले हैं। निश्चित तौर पर कल देर शाम देखा गया कि तमाम जो 17 नगर निगम है या नगर पंचायत नगर निकाय के जितने भी चुनाव होने हैं उनको लेकर के जो आरक्षण अध्यक्ष पद के लिए होता है वो जारी कर दिया गया था और उसके बाद आज ये पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का लखनऊ में लगा है प्रबुद्ध सम्मेलन का। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से तमाम पार्टियों से इतनी आगे रहती है, उसी का फायदा मिलता है जब चुनाव होता है, क्योंकि अभी तमाम पार्टियां उपचुनाव में व्यस्त थी या फिर शांत घरों में बैठी थी, लेकिन मुख्यमंत्री देखा जाता है लगातार दौरे पर दौरे कर रहे थे और फोकस कर रहे थे जिन जिलों में नगर निगम है उन वहां जाया जाए, वहां पर जो जनता है उसको सौगात दी जाए और नगर निगम से जुड़ी ही सौगातें ज्यादा दी जाए, जिससे चुनाव जब हो तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। निश्चित तौर पर आज लखनऊ का नंबर है, लखनऊ में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज होगा। साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा उस दौरान बताएंगे मुख्यमंत्री की किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं थे उनको पटरी पर लाया गया। कानून व्यवस्था को लेकर के हमेशा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में ग्रोथ किया है और कहीं ना कहीं उसी का जो फायदा 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को मिला था। निश्चित तौर पर आज ये तमाम जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के व्यस्ततम समय कार्यक्रम लगे हुए लखनऊ में। जी, इसी के साथ साथ अश्विनी, क्योंकि नगर निकाय चुनावों का भी जिक्र हो रहा है और नगर निकाय चुनावों को लेकर के किस तरह से बीजेपी तैयार है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका मोर्चा संभाल रहे हैं। आज के तमाम कार्यक्रमों में क्या इससे जुड़ा भी कोई कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, आज सीधे तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी प्रचार अभी शुरू नहीं करी, लेकिन अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो नगर निकाय को लेकर चुनाव होने हैं उनका चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। इससे पहले देखा गया मुख्यमंत्री ने झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, ये वो तमाम जिले हैं जिन जिलों का दौरा किया और सिर्फ सभी जिले जो हैं वो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बार एक फार्मूला भी दिया है जनता को कि ट्रिपल इंजन की अगर सरकार होगा तो का विकास और तेजी से होना, यानी कि केंद्र में यूपी में और अब निकाय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा तो निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से काम हो पाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि आज अगर नगर निगम का कोई मेयर दूसरा होता है, सरकार दूसरी होती है, तो उतना सामंजस्य नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसकी अलग मांगे होती है और सरकार का एक व्यवस्थित रूप होता है जो उसके बाहर नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं और अघोषित रूप से चुनाव प्रचार भी चल रहा है। हालांकि अभी जो है चुनावी आचार संहिता नहीं लगी, तो ऐसे में खुल के तो चुनाव प्रचार के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, लेकिन देखा जा रहा चाहे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे तमाम डिप्टी सीएम हो दोनों, या फिर मंत्री हों, लगातार दौरे जिलों कर रहे हैं। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित की है। कानपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। गोरखपुर सीट की अगर हम बात करें तो गोरखपुर सीट को भी अनारक्षित सीट घोषित कर दिया गया है। वाराणसी नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। बरेली और शाहजहांपुर नगर निगम सीट भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। आगरा नगर निगम एससी महिला घोषित की गई है। महिला वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के 2 सीटों को रखा गया है। 3 शहरों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित किया गया है। मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें तो मथुरा वृंदावन नगर निगम अति पिछड़ा वर्ग महिला गाजियाबाद के लिए रिजर्व किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर अनारक्षित सीट की गई है। फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। तो नगर निकाय के आरक्षण की सूची एक बार फिर से जारी हुई है और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने इसकी सूची जारी की है और अभी और उम्मीद की जा रही है कि एक और लिस्ट सामने आएगी और इसके बाद आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी। आपत्तियां दर्ज कराए जाने के बाद नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और फिर उस हिसाब से आगे की तमाम प्रक्रिया चलेगी। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित विशेष तो नगर निगम आरक्षण सूची जो जारी कर दी गई है वो सीटों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आगरा सीट को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है और झांसी सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि अगली सीटों की अगर हम बात करें तो बात मथुरा वृंदावन की, जहां पर उसे महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया इस सीट को। अलीगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो उसे भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए रिजर्व किया गया है। और इसके अलावा मेरठ की अगर हम बात करें तो आरक्षण का वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग और लगातार कई महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र किया जा रहा है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज भी अन्य पिछड़ा वर्ग सीट के लिए आरक्षित की गई है और अयोध्या सीट जो है वो महिला के लिए रिजर्व की गई है। और इसके अलावा सहारनपुर महिला सीट के लिए आरक्षित की गई है। मथुरा में आज हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद मथुरा में हाई अलर्ट किया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान किया है। शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में पाठ का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लगा रखी है।
सुरक्षा के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा वृंदावन से बड़ी खबर। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर रखी है और वो भी इसलिए क्योंकि हिंदू संगठन की ओर से कहा गया है कि हम शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। शहर में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर रखी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में पाठ का ऐलान किया गया है। हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया हिंदू संगठन की ओर से और शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया है। मथुरा से हमारे संवाददाता गगन पंडित बने हुए फोन लाइन पर। गगन पंडित, क्योंकि पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रहना होगा, जिस प्रकार से हिंदू संगठन की ओर से ये ऐलान किया गया है कि शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, अभी क्या कुछ माहौल है? जी देखिए, आज जो है आज के लिए हिंदूवादी संगठनों ने ये ऐलान किया था कि भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह यानी कि हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है। वहां पे आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए और लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का ऐलान किया गया था। इसी के चलते जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा जिसकी प्रशासन से परमिशन नहीं है और जनपद में धारा 144 लागू है। उसी के साथ ही जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने भी कल एक बयान जारी किया था। बयान जारी करते हुए कहा था कि अगर मथुरा का प्रशासन मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोकेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो प्रशासन तैयारियों में लगा है, किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों के लोगों को रोका जाएगा और हिंदूवादी संगठन अपनी जिद पे अड़े हैं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखना होगा आज किस तरीके की तैयारियों को लेकर मथुरा प्रशासन हिंदूवादी संगठनों को रोक पाएगा। जनपद में चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इंटेलिजेंस के लोग अपना अलग अलग जगह पे खुफिया जांच जुटा रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग कहां कहां से आ सकते हैं। पूरे जनपद को प्रशासन ने एक तरीके से गगन, प्रशासन की ओर से हिंदू संगठनों को मनाने की कोशिश की गई और अगर कोशिश की गई तो क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके सामने से आई है? लगातार प्रशासन जो है हिंदू संगठन के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। उनको 151 के तहत 116 के तहत पाबंद करने का भी काम कर रहा है। उनको समझाने का प्रयास कर रहा है कि इन सारी चीजों से सौहार्द और सांप्रदायिकता खराब होने की संभावना है और धारा 144 लागू होने के बाद में ऐसा किसी भी कार्यक्रम की परमिशन नहीं है। लेकिन हिंदूवादी संगठन अपनी जिद पे अड़े हैं कि उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहां हुआ था हमें वहां पे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पिछले साल भी हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे। इस बार उन्होंने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया है। लगातार जिस तरीके से स्थितियां देखी जा रही है, प्रशासन हर स्थिति में इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, जबकि हिंदूवादी संगठन जो है वो लगातार वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करने का लगातार हमें जिद पे अड़े हुए हैं। जिद पे अड़ने के साथ ही जो हिंदू महासभा के जो कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मथुरा का प्रशासन मुझे रोकता है, हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। जी ठीक है गगन पंडित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। बहरहाल आज पूरा दिन कैसा रहेगा, ये पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी की माहौल को शांतिपूर्ण रखा जाए और किसी प्रकार की कोई भी शरारती तत्व माहौल को खराब ना करे। मैनपुरी से अगली खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। ईवीएम मशीन को सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, गाड़ी में ले जाई जा रही है। ईवीएम मशीन को पकड़ा, अवैध रूप से ईवीएम ले जाए जाने का सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। बिना पुलिस फोर्स के ईवीएम मशीन लेकर के जाई जा रही थी। कार्यकर्ताओं ने रोड पर जमकर नारेबाजी की और पिछले कल से ही समाजवादी पार्टी लगातार शिकायतें कर रही है चुनाव आयोग से कि जहां जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर धांधली हुई है और ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है। और अभी भी कहा जा रहा है कि ईवीएम को बिना किसी पुलिस फोर्स के गाड़ी में लेकर के जाया जा रहा था, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के एजेंट्स पीछा कर रहे हैं और ईवीएम
किस तरह से लेकर के जाई जा रही है उसको देख रहे हैं। अभिषेक जैन हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अभिषेक, ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्यपूर्ण ये बातें कही जा रही हैं, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये मामला सामने आया है कि जब मतदान पूर्ण हो चुका उसके बाद कार्यकर्ता बिल्कुल सतर्क थे। ईवीएम मशीन पोलिंग पार्टी जो थी वो पोलिंग बूथ से रवाना हो चुकी थी, निकल चुकी थी। इसी बीच कार्यकर्ताओं को एक सूचना मिलती है कि एक इको कार में 2 ईवीएम मशीन जा रही थी, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की और वहां घेराबंदी कर ली और उस कार को वहां पर रुकवा लिया, जिसमें उन्होंने जब जांच की, वीडियो वगैरह बनाया तो सामने आया कि उसमें 2 ईवीएम मशीन लेकर जा रहे थे, जिन पर सील भी लगी थी। तत्काल वहां पर पूर्व विधायक सपा, पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पहुंच गए, तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, जिसके बाद उन्होंने उस गाड़ी को रुकवा लिया। वहां जमकर नारेबाजी की और सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंचती है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि सपा कार्यकर्ता क्योंकि लगातार कल से शिकायतें मिल रही थी कि ईवीएम मशीन कहीं खराब हो गई, कहीं धांधली की शिकायत थी, कहीं प्रशासन पर तमाम आरोप लग रहा था, तो इसको लेकर सपा कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे। हालांकि उन्होंने कार को रुकवा लिया, जमकर नारेबाजी भी की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना पुलिस के ईवीएम मशीन जा रही थी कार में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। हालांकि प्रशासन इसमें यह कह रहा है कि जो रिजर्व में ये ईवीएम मशीन रहती हैं, ये वह रिजर्व में ईवीएम मशीन जा रही थी। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए कासगंज से अगली खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढोलना थाना क्षेत्र के महावर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढोलना थाना क्षेत्र के महावर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी। कासगंज से ये बड़ी दुर्घटना हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार बढ़ रहे इन सड़क हादसों पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है। आयुष हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। आयुष, क्या जानकारी है, क्या भी अपडेट है? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें जानकारी और अपडेट की, पहले तो पूरा मामला बता देता हूँ कि ये पूरा मामला कासगंज के महावर गांव के समीप का है, जहाँ पर बाइक सवार थे और गमी से वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से तेज रफ्तार जो बस थी उसने उनमें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और एक पति पत्नी जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस पहुंचती है मौके पर और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है और जो मृतक व्यक्ति है उसके शव का पोस्टमार्टम के लिए सबको कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम भेज दिया है। बेहद ही गमगीन घटना है, क्योंकि इस तरह से मृत्यु हो जाना और ऊपर से पति पत्नी का गंभीर रूप से घायल हो जाना, इसके बाद परिजनों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। और अगर बात करें अभी फिलहाल की अपडेट की, तो पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है और यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। ठीक है आयुष, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। कासगंज से अगली ही खबर, मेला मार्गशीर्ष को लेकर नागा साधुओं ने निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा निकालकर हरिपति गंगा में किया शाही स्नान। नागा साधुओं के अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। तीर्थ नगरी सोरो में जुटे हैं कई प्रांतों और अखाड़ों के साधु संत। मेला मार्गशीर्ष में हर साल हजारों साधुओं का जमावड़ा लगता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, तीर्थ नगरी सोरो में जुटे कई प्रांतों और अखाड़ों में साधु संत दिखे। मेला मार्गशीर्ष में हर साल साधुओं का जमावड़ा लगता है। हमारे साथ आयुष बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। आयुष, मेला मार्गशीर्ष को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी रौनक दिखाई दे रही है, साधु संतों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, कासगंज जिले के तीर्थ नगरी सोरो में हर साल मेला मार्गशीर्ष लगता है और मेला मार्गशीर्ष को लेकर
कई प्रांतों के लोग, कई प्रांतों के साधु संत यहाँ पर पहुंचते हैं, मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले साधु संत जब पहुंचते हैं तो उनका शाही स्नान होता है। शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कर रखी है, क्योंकि उनके लिए एक जगह तैयार की है जिसको नागालैंड जाना जाता है। क्योंकि नागा साधु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, कई प्रांतों से नागा साधु पहुंचते हैं और अपना डेरा डाल लेते हैं और यहीं अपनी धूनी रमाते हैं। उनका शाही स्नान हुआ था। शाही स्नान को लेकर सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जो नागा साधु थे वो अपने विभिन्न तरीके के उन्होंने कर्तव्य दिखाए। कर्तव्य दिखाने के बाद में जो उनकी शोभा यात्रा थी वो सोरों की हरपदी गंगा पहुंची। हरपदी गंगा में उन्होंने शाही स्नान किया। शाही स्नान करने के बाद उन्होंने मंदिरों में भोग वगैरह लगाया और तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मेला मार्गशीर्ष एक बड़ा मेला मार्गशीर्ष के रूप में जाना जाता है। 15 दिन का ये मेला चलता है जिसमें कई प्रदेशों से तमाम लोग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और वहीं अगर साधु संतों की बात करें तो तमाम कई प्रांतों से साधु संत आकर यहाँ पर अपना डेरा जमाते हैं और ये मेला 15 दिन तक चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। जी ठीक है आयुष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। एटा की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 ठगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठगों के पास से भारी मात्रा में नकली सोने की मालाओं सहित 1,05,000 रुपए बरामद किए गए। ये शातिर ठग गैंग भोले भाले लोगों को सोने की जेवरात बताकर धोखाधड़ी कर अपना शिकार बनाते थे और इन ठगों ने 3 दिन पहले ही एक भोले भाली महिला को झांसे में लेकर नकली सोने की 13 मालाएं बेच गए थे और 1,30,000 रुपए ठग लिए थे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।